वार्षिक परीक्षा खत्म होने के बाद राहुल और उसका छोटा भाई अतुल अपने नानी के घर छुट्टियां मनाने जाते हैं। उनके साथ आगे जो कुछ भी हुआ, आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभेश। स्वागत है आपका कहानियों के विशालगढ़ में, जहां आपको मिस्ट्री, एडवेंचर, हॉरर, सुपर हीरोज जैसी कई कहानियों के थ्रिलिंग एक्सपीरियंस मिलेंगे जो कि आपको रोमांच से भर देंगे। ऐसे ही कहानियों का आनंद उठाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर कहानियों की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो अपने अपने हेडफोन जोड़िए, आंखें बंद कीजिए और चलिए निकल पड़ते हैं एक और रहस्यमयी सफर पर। जेठ की भयानक गर्मी ने अब दस्तक दे दी थी। सूरज उदय होने के साथ ही आग बरसाना शुरू कर देता। दोपहर होने तक खुली छत में नंगे पांव अगर गलती से भी पड़ जाएं तो बिना संगीत के नृत्य हो जाता। राहुल को भी यह नृत्य करना पड़ा, क्योंकि वह ऊपर छत कपड़े सुखाने के लिए आया हुआ था। चप्पल नीचे ही भूल जाने का अफसोस आज उसे जीवन में पहली बार हुआ है। आज उसने जो सूर्यदेव के सामने नृत्य किया है, उसके कारण वह हंसी ठिठोली का पात्र बन गया है। खैर, शायद इतनी ग्रीष्म का उसका यह पहला अनुभव था। अभी परसों ही उसका 12वां जन्मदिन है। इस वर्ष 6वीं की वार्षिक परीक्षा में वह 90% नंबरों के साथ कक्षा में उत्तीर्ण हुआ। मामा, मामी, मौसी, अन्य रिश्तेदारों में दूसरे बच्चों को उसका उदाहरण दिया जाता था। अरे राहुल, ऊपर कपड़े ही फैलाता रहेगा या नीचे भी आएगा? सामान भी तो पैक करना है। राहुल की मम्मी ने नीचे से आवाज लगाई। आ रहा हूँ मम्मी, राहुल ऊपर से चिल्लाया। वह बहुत खुश नजर आ रहा था। दरअसल परसों वह अपने माँ और छोटे भाई अतुल के साथ नाना नानी के घर घूमने जाएगा, जिसका उत्साह उसके अंदर फूला नहीं समा रहा था। आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका राहुल और उसके छोटे भाई अतुल को न जाने कब से इंतजार था। उनके मामा उन्हें लेने आए हुए थे। अब वह बहुत दिनों के बाद ट्रेन की यात्रा करेगा। मुझे सिर्फ खिड़की वाली ही सीट चाहिए, राहुल बोला। मगर उसके छोटे भाई ने यह खिड़की के बगल में बैठने की प्रतियोगिता रो रो कर राहुल से जीत ली और जीभ निकालकर अपने बड़े भाई को चिढ़ाने लगा। राहुल को आखिर खिड़की से दूर सीट में ही बैठकर काम चलाना पड़ा। खैर, जब मामा के घर पहुंचे तो जमकर स्वागत हुआ। वो गलियां और वही घर देख राहुल और अतुल प्रसन्न हो उठे। अपने ननिहाल के गांव की सुगंध उन्हें मंत्रमुग्ध कर देती। ऊपर से ननिहाल में भी राहुल के भाई बहन मिलकर खूब धमाचौकड़ी मचाते। राहुल के मामा मामी के भी 2 बच्चे थे, दीपक और अंकित। दीपक 8वीं कक्षा में पढ़ता था और उन सभी से बड़ा था। जब भी राहुल और अतुल उसके घर घूमने आते, वह उन्हें भूत प्रेतों की कहानियां सुना डराया करता। रात्रि का भोजन कर वह सभी भाई गद्दे चादर उठा छत ले जाते और सभी एक लाइन से लेट जाते। कहानीकार दीपक हमेशा बीच में लेटता और अपने छोटे भाइयों को डराने का सिलसिला शुरू कर देता, जबकि उसका छोटा भाई अंकित अभी तीसरी में था। उसकी और अतुल की बहुत पटती। दोनों हम उम्र जब मिल जाते तो अपनी शैतानियों से सारा घर अपने सिर उठा लेते। लेकिन जब दीपक भूत प्रेतों की कहानियां सुनाता तो वह सभी चुपचाप टकटकी लगाए सुनते। राहुल और अतुल जब भी अपने मामा के घर जाते तो दीपक की भूतिया कहानियां सुनने के लिए वह बेसब्री से इंतजार करते। आज भी सभी खुले आकाश के नीचे लेट रहे। आधा चांद अपने मित्र तारागणों के साथ आकाश में सुंदर बना हमारे साथ कहानियां सुनने को तैयार था। दीपक ने अपनी कहानियों का पिटारा खोला और आज उसके पिटारे से उसी के गांव की एक डायन की कहानी निकली। उसने बताया कि उसने गांव में एक बहुत ही खतरनाक डायन ने अपना बसेरा जमा लिया था। उसका नाम था लीलावती। अपने 5 साल के लड़के के साथ वह इस गांव में लाचार भटकते हुए आ गई थी। उसकी स्थिति बड़ी ही दयनीय थी। इस गांव के लोगों ने उसे आश्रय दिया, खाने के लिए खाना और रहने के लिए जगह भी दी। परंतु अभी उसे आए महज 7 ही दिन हुए थे कि गांव में मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। अचानक इस गांव में बीमारियां फैल गईं और लोग पतझड़ की भांति मरने लगे। मौत के इस आतंक से लोग भयभीत थे। गांव के सभी लोग बीमारी से ग्रस्त थे, केवल लीलावती और उसके बच्चे को छोड़कर। लीलावती का लड़का मानसिक रोग से पीड़ित था। वह अजीब अजीब हरकतें किया करता। जब गांव वालों को इस बात का पता चला कि गांव में हो रही बीमारियां और मौत से उस लीलावती और उसके बेटे को कुछ भी नहीं हुआ है, तो गांव वालों ने इस आपदा के लिए लीलावती को ही दोषी ठहराया।
लोगों ने उसे डायन घोषित कर उसे और उसके बच्चे को जिंदा जलाकर मार दिया और उस डायन की आत्मा वो जो पछीती में नहर है ना, उसके बगल में जो पीपल का पेड़ है उसमें उस डायन की आत्मा को कैद कर दिया गया है। वो जो तुम लोग उस पीपल के पेड़ के आसपास मंडराया करते हो ना, दूर रहा करो, वरना पता भी नहीं चलेगा वह डायन कब आज़ाद हो जाए। दीपक की सुनाई हुई इस कहानी को सुन अतुल और अंकित दोनों आंख बंद किए एक दूसरे से चिपक डर के मारे कांप रहे थे। परंतु निडर राहुल अभी तक दीपक के छोड़े सारे डरावने बाणों का डट कर सामना कर रहा था। वह बोला, अरे ऐसा थोड़ा ही होता है दीपक भैया, मेरी मम्मी कहती है भूत ऊत कुछ नहीं होता। दीपक दूसरी तरफ करवट लेते हुए बोला, अच्छा तो कल सुबह अपनी मम्मी से ही पूछ कर आना कि इस गांव में कोई लीलावती नाम की महिला आई थी या नहीं और उसका बच्चा पागल था या नहीं। ठीक, तो खुद पूछ लेना, अभी मुझे नींद आ रही है, सोने दे। अतुल और अंकित दोनों बड़े भाइयों की वार्तालाप आंखें बंद किए दुबके हुए सुन रहे थे, मगर राहुल के मन में कई सवाल तैर रहे थे। वह अपनी खुली आंखों से आसमान में टिमटिमाते तारों को देखता रहा। दीपक की बताई हुई कहानियों के ख्यालों के साथ उसकी नींद कब लग गई पता ही न चला। सुबह हुई तो सबसे पहले वह अपने नाना नानी व अन्य परिवारजनों के साथ इस कहानी की पुष्टि की और दौड़ा दौड़ा दीपक के पास आया। दीपक भैया, मैंने नाना से पूछा है, उन्होंने कहा कि ऐसे गांव में कुछ नहीं हुआ था। हाँ, लीलावती अपने बच्चों के साथ जरूर रहती थी, पर वह कोई डायन नहीं थी। दीपक अपनी चादर वापस खींचते हुए राहुल के प्रश्नों से बचते हुए कहा, अरे मुझे सोने दे अभी। दोपहर का समय था। चारों भाई खाना खाकर खेत की तरफ निकल गए। वहीं पर एक पीपल का पेड़ था जिसमें कई तरह के धागे बंधे हुए थे। चंदन लगा हुआ था और उसमें मटकी भी बांधी हुई थी। दीपक को यहाँ एक मौका दिखा। बोला, इसी पीपल के पेड़ पर कई आत्माओं को कैद कर रखा है। इससे पहले कि दीपक कुछ और कह पाता, आत्मविश्वास से भरे राहुल ने एक पत्थर उठाया और पीपल पर टगे खड़ों की ओर फेंक उन्हें तोड़ दिया। बाकी भाई स्तब्ध खड़े रह गए। अरे राहुल भैया, यह आपने क्या कर दिया? उसके छोटे भाई ने डरते हुए कहा। अरे अतुल, तो चिंता मत कर दीपक भैया, हमें झूठी कहानियाँ सुनाते हैं। दीपक भी राहुल के इस बर्ताव से हैरान था। घर आकर दीपक ने सारी बात घर वालों से कह सुनाई। परिणाम स्वरूप राहुल को डांट पड़ी। आज चांद और सितारे बादलों के पीछे जा छिपे थे। छत में ऊष्मा थी। चारों लेटे हुए थे, लेकिन नींद किसी को नहीं आ रही थी। राहुल को अपने बर्ताव पर पछतावा था और बाकी सब भी डरे हुए थे। आज सभी चुपचाप सोने को सज्जे थे। कोई हुड़दंग नहीं, कोई भूत की कहानी नहीं। खैर, दिन में इतना कुछ हुआ कि नींद को आने में भी किसी को कष्ट न हुआ। देर रात सभी सो गए। घरों की बत्तियां बुझ चुकी थी। अंधेरा सन्नाटे को समेटे पसरा पड़ा था। इसी बीच दीपक की निद्रा टूटी। उसे लघु शंका लगी हुई थी। आधी रात से ज्यादा का समय बीत चुका था। बासी लेते हुए जैसे ही वह उठकर बैठा, उसका मुंह फटा का फटा रह गया। धड़कनें तेज हो गईं और शरीर थरथराने लगा। वह यह देखता है कि छत की पतली बाउंड्री पर राहुल उकड़ू आंखें खोले बैठा हुआ है। वह सीधा गांव के जंगलों में न जाने क्या देख रहा है। दीपक ने राहुल का नाम इतनी जोर से चिल्लाया कि सारे घर वाले उठ गए। राहुल को नीचे उतारा गया। लोगों की जानों में जान आई। खैर, किसी तरह यह रात बीती। सुबह हुई तो पता चला राहुल को नींद में चलने की बीमारी है। उसी वक्त राहुल का छोटा भाई अतुल कुछ अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा था, जैसे दाएं हाथ से खाना खाने के बजाय बाएं हाथ से वह खा रहा था। चलने के स्थान पर वह कूदने लगता। उस पर किसी का ध्यान ज़्यादा नहीं गया। लोगों ने सोचा बच्चों की कोई हंसी ठिठोली ही होगी। अंकित को यह हरकतें अजीब लगती। धीरे धीरे कुछ और दिन बीते और राहुल की स्थिति अधिक खराब होने लगी। उसने खाना पीना छोड़ दिया और पूरे दिन न जाने कहीं दूर किसी ख्यालों में खोया रहता। कभी कभी न जाने उसे क्या हो जाता, वह लोगों पर झपट पड़ता। उसकी देखभाल के लिए हर वक्त किसी को उसके समीप रहना पड़ता। वहीं उसका छोटा भाई, वह कभी गर्म दूध अंकित के ऊपर डाल देता, कभी उसकी आंखें पलटकर पीछे हो जाती। परिवार वालों को अब चिंता सता रही थी। हालात हाथ से निकल रहे थे और घरेलू उपाय भी निष्क्रिय साबित हो रहे थे। राहुल और अतुल को गांव के ही किसी डॉक्टर के पास ले जाया गया। राहुल और अतुल उस समय बिल्कुल सामान्य हालात में थे। डॉक्टर ने उन दोनों की तबीयत की टोह ली और सुई लगाने के लिए तैयार हुआ।
तभी अचानक राहुल और अतुल को एक और दौरा आया। राहुल ने डॉक्टर के दोनों कॉलर पकड़ उसे हवा में उठा लिया। तो मुझे नुकसान पहुंचाएगा डॉक्टर, मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। अतुल ने वही इंजेक्शन ले डॉक्टर को चुभो दिया। वहाँ पर मौजूद सभी जन डरे हुए थे। अचानक दोनों जब बेहोश हुए, उन्हें किसी तरह दूसरे हकीम के पास ले जाया गया, जहाँ उन्हें हकीम ने बताया कि उन दोनों भाइयों पर किसी ऊपरी शक्ति का साया है। उन हकीम ने उन्हें एक तांत्रिक का पता दिया। अगली रात तांत्रिक तक पहुंचने से पहले उन दोनों ने घर को सिर पर उठा लिया था। मजबूरन उन दोनों को बेहोशी की हालत में बांधना पड़ा और वह उन्हें तांत्रिक के पास ले गए। उस तांत्रिक ने उन पर अपने परीक्षण शुरू किए और उनके अंदर मौजूद अब वह तीसरी शक्ति विकराल रूप धारण कर चुकी थी। हर तरफ तेज हवाएं, काली रात और भयानक आवाज़, मगर वह तांत्रिक अनुष्ठान करता रहा और अंततः वह दोनों भाई बेहोश हो गिर पड़े। उस तांत्रिक ने उन परिवार वालों को एकांत में बुलाकर कहा, इन पर तुम्हारे गांव की एक महिला लीलावती और उसके बच्चे ने कब्जा कर रखा था। खैर, अभी के लिए यह तो ठीक हो गए हैं। तुम यह खंजर लो और देर रात जब यह सो रहे हों तो इन पर मंत्रोच्चारण कर 11 बार घुमाना। ये पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। अगर यह उपाय फिर भी काम नहीं आया तो यह मेरे गुरु बैरी तांत्रिक का पता है, इन्हें वहीं लेकर जाओ। परिवार वालों ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि उस तांत्रिक ने कहा था। कुछ दिन बीते और सब सामान्य हो चला था। धीरे धीरे राहुल और अतुल वापस ठीक हो गए। उन्हें बीती हुई घटनाओं की कोई याद नहीं। कुछ महीने बीते। राहुल की माँ एक अखबार पढ़ रही थी, जहाँ उन्हें एक ऐसी खबर दिखी जिसने उनके होश उड़ा दिए। उस अखबार में उसी तांत्रिक के मृत शरीर की फ़ोटो थी, जिसके मुख्य लाइन पर लिखा था, तांत्रिक की हुई हत्या, किसी कातिल ने खंजर भोंक कर ली जान। ध्यान से देखने पर यह पता चला कि वह खंजर बिल्कुल उसी प्रकार था जैसा कि उस तांत्रिक ने उन्हें दिया हुआ था। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही आपके लिए हर दूसरे दिन कहानियाँ लाता रहूँगा। तब तक मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमारी तमनाशक हॉरर सीरीज जरूर देखिए। मिलते हैं परसों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आदाब, शुक्रिया, खुदा हाफिज़, धन्यवाद, टाटा बाय।